यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हर्ष, अक्षत और कियान तीनों की आंखें अपने सामने का नज़ारा देखकर फटी की फटी रह गई थी। उनके मुंह से कुछ देर के लिए हैरानी की वजह से आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। उनके सामने वो नज़ारा था जो देखने के लिए पिछले 20 सालों से उनकी आंखों तरस गई थी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यूं अचानक ऐसे ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। उनके सामने अनन्या अपने पैरों पर बिना किसी व्हीलचेयर के और बिना किसी और सहारे के खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। वो तीनों बस यही सोच रहे थे कि ये उनका कोई सपना ना हो। कियान ने अनन्या को देखते हुए हैरानी से अक्षत और हर्ष से कहा, अक्षत, डैड, क्या आप दोनों भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? अक्षत ने भी हैरानी से अनन्या को देखते हुए कहा, हाँ हाँ कियान, हम भी वही देख रहे हैं मॉम। मॉम अपने पैरों पर खड़ी है और वो भी बिना व्हीलचेयर के। तभी अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, इतना भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई सपना नहीं देख रहे हैं। मैं सच में अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं अपनी जगह से उठ भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ और ज़रूरत पड़े तो दौड़ भी सकती हूँ। अक्षत, कियान और हर्ष तीनों उसकी आवाज़ सुनकर होश में आते हैं। अनन्या अपनी दोनों बाहें उन तीनों के सामने फैलाकर उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी और दिलकश मुस्कान थी। अक्षत और कियान दोनों भागकर उसके पास आते हैं और उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। मॉम मॉम, आप ठीक है मॉम? अक्षत ने हैरानी और खुशी से कहा। वो दोनों बहुत छोटे थे जब अनन्या के साथ वो हादसा हुआ था जिस वजह से उन दोनों ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त अनन्या को व्हीलचेयर पर ही देखा था। पर आज उसे इतने सालों बाद आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर हर्ष अब भी वैसे ही हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऊपर वाले ने आज अचानक उसकी झोली में इतनी बड़ी खुशी डाल दी है। उसके कानों में डॉक्टर के कहे शब्द अभी भी गूंज रहे थे, मिस्टर जिंदल, हमने आपकी वाइफ का कंप्लीट बॉडी टेस्ट किया है। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनका अब अपने पैरों पर खड़ा होना लगभग नामुमकिन है। उन्हें अपनी बाकी बची जिंदगी अब व्हीलचेयर के सहारे ही बितानी पड़ेगी। हर्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि ये करिश्मा हुआ कैसे, अनन्या ठीक कब और कैसे हुई, और अगर वो ठीक थी तो उसे पता कैसे नहीं चला। अनन्या ने उसे बताया क्यों नहीं कि वो ठीक है? ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। हर्ष के साथ छाया भी खड़ी थी पर उसके चेहरे पर अनन्या को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी। उसे देखकर लग रहा था मानो उसे पहले से ही अनन्या के बारे में सब पता था। मॉम, आप ठीक कब हुई, कैसे हुई? आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अक्षत ने भारी गले से अनन्या से कहा। अनन्या इस बात का जवाब ना देते हुए बस मुस्कुरा देती है। फिर अनन्या की नज़र हर्ष की नज़रों से जाकर मिलती है जो हैरानी से एकटक उसे ही देख रहा था। अनन्या अक्षत और कियान से अपने दोनों हाथ छुड़वाकर मुस्कुराते हुए बड़ी अदा से चलकर हर्ष के पास आकर खड़ी हो गई। वो बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगती है। इस वक्त उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। हर्ष को अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनन्या खुद अपने पैरों पर चलकर उसके पास आई है। वो अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर धीरे से कहता है, तुम चल सकती हो बीवी, तुम ठीक हो गई। ये कहते हुए हर्ष का गला भर आया था। अनन्या सरहा में मिलाकर अपनी पलकें झपका देती है। तभी अक्षत ने हर्ष से कहा, डैड, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको भी मॉम के ठीक होने के बारे में पता नहीं था? हर्ष ने इस पर अक्षत और कियान की तरफ देखकर कहा, नो अक्षत, आए सुए, मुझे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो खुद इसे रूटीन चेकअप्स के लिए डॉक्टर के पास ले जाता रहता हूँ। मुझे तो इस बात की कभी भनक भी नहीं लगी। अनन्या ने भी अक्षत और कियान की तरफ देखकर कहा, अक्षत, कियान, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, इन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने ये बात आप तीनों से छिपा कर रखी थी क्योंकि मैं आप तीनों को सरप्राइज देना चाहती थी।
अक्षत और कियान दोनों के लिए ये मानना मुश्किल था कि हर्ष और अनन्या के हमेशा एक साथ रहने के बावजूद भी हर्ष को अनन्या के ठीक होने के बारे में कुछ नहीं पता। वो हर्ष जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, आखिर उसकी नज़रों से कुछ बच पाना कैसे मुमकिन था? कैसे सरप्राइज की बात कर रही हो तुम ज़रा ठीक से बताओगी तुम ठीक कब हुई थी? और अगर ठीक हो गई थी तो फिर ये नाटक क्यों कर रही थी? हर्ष का पेशेंस अब जवाब दे गया था। वो इस बार थोड़ी कठोर आवाज में अनन्या से कहता है। एक पल के लिए उसकी ऐसी आवाज सुनकर अनन्या डर जाती है, पर उसे पता था हर्ष ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। वो एक गहरी सांस लेकर छाया की तरफ देखती है। छाया थोड़ी डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। छाया की तरफ देखते हुए अनन्या ने कहा, मेरे ठीक होने का असली श्रेय तो छाया को जाता है। अगर उस दिन ये वो नहीं करती तो शायद मैं कभी ठीक ना हो पाती। अक्षत, कियान और हर्ष तीनों इस बात पर छाया की तरफ देखने लगते हैं। हर्ष छाया को घूरते हुए कहता है, छाया तुम भी इसके साथ मिली हुई थी, तुम्हें पता था ये ठीक है? छाया अपने आप को घूरता पाकर डर जाती है। उसके मुंह से डर के मारे आवाज आना भी नहीं निकलती। अनन्या ने छाया का बचाव करते हुए कहा, हर्ष आप छाया पर गुस्सा मत कीजिए, मैंने ही उन्हें मना किया था आपको बताने से। हर्ष ये सुनकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। कुछ देर बाद वो किसी तरह अपने गुस्से को ठंडा करता है। वो अनन्या को घूरते हुए धीमी मगर ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम बताओगी कि तुम कब और कैसे ठीक हुई थी, और ये बात सबसे छिपाई क्यों? अनन्या ने मुस्कुराकर हर्ष और अक्षत, कियान की तरफ देखते हुए कहा, हर्ष आपको याद है पिछले महीने दिवाली थी और उस दिन आप ऑफिस गए हुए थे? हर्ष ने कुछ सोचकर हाँ में सर मिलाया। अनन्या कहती है, वो दरअसल उस दिन, फ्लैशबैक कुछ दिनों पहले, उस दिन दिवाली का दिन था। अनन्या अपने रूम में चुपचाप अपनी व्हीलचेयर पर बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। हर्ष ऑफिस गया हुआ था। अनन्या ने बुक पढ़ते हुए अपने आप से बड़बड़ाते कहा, काश मैं और हर्ष आज वहां इंडिया में होते तो मज़े से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते अपने अक्षत और कियान के साथ। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो पता भी नहीं चल रहा कि आज दिवाली है। ऊपर से ये हर्ष भी इतने अच्छे दिन भी मुझे छोड़कर ऑफिस गए हुए है। ये सब बड़बड़ाते हुए अनन्या वो किताब पढ़ रही होती है कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। छाया अंदर आती है। उसके हाथ में एक दिया था। वो मुस्कुरा कर कहती है, वो छोटी बहू आज दिवाली है और हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पटाखे तो फोड़ नहीं सकते, तो मैंने सोचा पटाखे नहीं फोड़ सकते तो क्या हुआ, दिए तो जला ही सकते हैं ना। इसीलिए मैंने पूरे विला को ऐसे ही छोटे छोटे दियों से सजा दिया है। अब बस आपका और सर का कमरा बाकी है। अनन्या मुस्कुराकर हाँ में सर मिलाती है। वो अपने पीछे खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इसको यहाँ रख दीजिए, वहाँ अच्छा लगेगा। छाया वैसे ही करती है। वो उस दिए को वहाँ खिड़की के पास रखकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या फिर से बुक पढ़ने में बिजी हो जाती है। अभी छाया को गए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी वहां उस कमरे से एक जोरदार हवा का झोंका होकर गुजरता है, जिससे खिड़की में रखा वो दिया नीचे जमीन पर गिर गया। पर अनन्या इस वक्त वो बुक पढ़ने में इतनी बिजी थी कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ। वो जमीन पर गिरा हुआ दिया सरकते हुए अनन्या की व्हीलचेयर तक पहुंच गया था। अनन्या ने आज दिवाली होने की वजह से साड़ी पहन रखी थी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे जमीन को छू रहा था। जल्द ही उस दिए में लगी आग अनन्या की साड़ी के पल्लू को पकड़ लेती है। कुछ पलों बाद अब अनन्या को कुछ अजीब होने का एहसास होता है। उसे किसी गर्म चीज के अपने आसपास होने का एहसास होता है। जब वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ दौड़ाती है तो उसकी नज़र अपनी साड़ी के पल्लू पर जाकर टिक जाती है, जो देखकर उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है। पर इसका कोई फायदा नहीं था। वो एक मास्टर बेडरूम था जो साउंड प्रूफ था, जिस वजह से अनन्या की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। अनन्या जोर से चिल्ला रही थी, छाया, छाया बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कमरे का दरवाज़ा लॉक था और आवाज़ का बाहर जाना नामुमकिन था। अनन्या अपने हाथों से उस आग को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर वो आग अब बढ़ती जा रही थी, जो देखकर अनन्या
की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। इस वक्त वो अपनी जगह से चाह कर भी नहीं उठ पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे ये बात समझते देर नहीं लगती कि अगर उसने जल्दी ही नहीं किया या जल्द ही कोई उसकी मदद करने के लिए कमरे में नहीं आया तो वो यहाँ बैठे बैठे जलकर मर जाएगी। और वो इस तरह से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को उस व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश कर रही थी, पर चाहकर भी वो अपने शरीर के निचले हिस्से को हिला नहीं पा रही थी। इतने वक्त तक मशक्कत करने के बाद अब वो थक गई थी। वो अब भी बीच बीच में छाया को आवाज़ लगा रही थी, पर छाया तक उसकी आवाज़ कहाँ पहुँचने वाली थी। अब तक अनन्या की आंखें आंसुओं से भीग गई थी, क्योंकि आग की लपटें अब बढ़ती जा रही थी। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती थी। वो अपने बेटों और पति से कम आज कम एक आखिरी बार मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। अनन्या ने अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए अपने आप से कहा, नहीं अनन्या, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तू हर्ष जिंदल की बीवी है, शिशिर सिंह शेखावत की बेटी है। तू ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती। ये सब सोचकर वो फिर से अपने शरीर को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद धीरे धीरे अनन्या को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, जो देखकर वो हैरान थी, क्योंकि आज इतने सालों में पहली बार था कि जब उसने अपने पैरों को फील किया हो। धीरे धीरे अनन्या को एहसास होता है कि उसके पैर अब सच में उसका साथ दे रहे हैं, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ने लगती है। देखते ही देखते अनन्या अगले ही पल अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। ऐसा होते ही वो जल्दी से उस साड़ी का पल्लू अपने से अलग करती है। ये सब उसने काफ़ी तेज़ी से किया था। अचानक उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। वो आज पूरे 20 साल बाद अपने पैरों पर खड़ी थी, और वो भी बिना किसी सहारे और बिना किसी व्हीलचेयर के, जो देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस चीज़ के होने की उम्मीद उसने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। उसने सोचा नहीं था कि वो अपने पैरों पर कभी खड़ी हो पाएगी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार हर्ष की लगन और मेहनत रंग लाए। अभी वो इस पर ठीक से रिएक्ट कर भी नहीं पाई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और छाया अंदर आ गई। उसे अनन्या को आज रात के खाने के बारे में कुछ पूछना था, पर जैसे ही उसने अपने सामने का नज़ारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने अनन्या अपने पैरों पर खड़ी थी। इस वक्त उसकी साड़ी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। उसकी अपर बॉडी पर बस एक ब्लाउज था और उसके पैरों के पास कोई कपड़ा जल रहा था। छाया के मुंह से एक चीख निकलती है, छोटी बहू। छाया भागकर अनन्या के पास आई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, छोटी बहू, ये क्या है? आप ठीक है छोटी बहू? और ये आग कैसे लगी? ये कहने के बाद छाया जल्दी से वॉशरूम में चली गई और अपने साथ एक बाल्टी पानी ले आई। उसने वो सारा पानी उस जलते हुए कपड़े पर डाल दिया। आग अभी ज्यादा नहीं फैली थी, जिस वजह से वो जल्द ही बुझ गई। आग बुझने के बाद अनन्या और छाया दोनों ने एक चैन की सांस ली। छाया की नज़र अब अनन्या पर जाती है, जो अपने पैरों पर बिल्कुल फिट एंड फाइन खड़ी थी। वो अनन्या को हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या छोटी बहू, आप ठीक है? आप अपने पैरों पर चल सकती है? और ये सब क्या था? ये सब कैसे हुआ? अनन्या ने इस पर मुस्कुराकर छाया को देखते हुए कहा, छाया जी, ये सब तो आपके उस दिए का कमाल था। देखिए, आज 20 साल बाद अपने पैरों पर खड़ी हो पाई सिर्फ उसकी वजह से। ये कहकर अनन्या पूरे कमरे में किसी 4-5 साल की छोटी बच्ची की तरह घूमने लगती है। छाया फटी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे थे, मानो उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वही अनन्या को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो कई सालों से जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और आज जाकर उसे उन जंजीरों से छुटकारा मिला है। वो इस वक्त मन ही मन अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। तभी अनन्या की नज़र छाया पर पड़ती है, जो हैरानी से उसे देख रही थी। वो भागकर छाया के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। उसने खुश होते हुए कहा, छाया जी, आपको अंदाज़ा नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। पर छाया को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, भला उसने अनन्या की कैसी मदद की। उसने अनन्या से अलग होकर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, पर छोटी बहू, ये सब क्या है? आप ऐसे इतने सालों बाद अचानक अपनी व्हीलचेयर से कैसे उठकर खड़ी हो गई? यहाँ चल क्या रहा है? और ये आपकी साड़ी को क्या हुआ?
छाया की बात सुनकर अनन्या का भी ध्यान इस तरफ गया कि उसकी साड़ी जल गई है और इस वक्त वो सिर्फ एक ब्लाउज में है, जो देखकर उसने बेड पर रखी बेडशीट उठाकर उससे जल्दी से अपने आप को ढक लिया। छाया अब भी खुशी और हैरानी के मिले जुले भावों से उसे देख रही थी। वो कहती है, बताइए छोटी बहू, आखिर हुआ क्या था यहाँ मेरे आने से पहले? आप यूं अचानक खड़ी कैसे हो गई? अनन्या अपनी तेज सांसों पर काबू पाते हुए छाया को एक एक करके सारी बात बता देती है। जैसे जैसे वो अनन्या की बातें सुन रही थी उसकी आंखें फैलती जा रही थी। अनन्या की पूरी बात सुनकर पहले तो छाया को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे ही उसे पूरी बात समझ में आई वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके साथ साथ अनन्या भी हंसने लगती है। छाया हंसते हुए कहती है, देखिए ना छोटी बहू, किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। इतने सालों से हर्ष सर आपका इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स से इलाज करवा रहे थे पर आप ठीक नहीं हुई, पर आज उस छोटे से दिए ने वो कर दिखाया जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स तक नहीं कर पाए। अनन्या भी मुस्कुरा कर हाँ में गर्दन हिलती है। तभी छाया कुछ सोचकर वहां से जाने लगती है तो अनन्या उसे रोकते हुए कहती है, अरे छाया, कहाँ जा रही है आप? छाया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, छोटी बहू, मैं सर को फ़ोन करने जा रही हूँ। उन्हें जब ये खुशखबरी पता चलेगी तो वो तो खुशी से पागल ही जाएंगे। इतने सालों से वो आपको लेकर कितना परेशान थे, आज जाकर उनका इंतज़ार खत्म होगा। ये खुशखबरी सबसे पहले सुनने का हक सिर्फ उन्हें है। अनन्या ने कुछ सोच कर कहा, नहीं छाया, अभी नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुकिए। छाया को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती तो अनन्या ने मुस्कुराकर आगे कहा, शायद आप भूल रही है छाया, अगले महीने मेरी और आपके हर्ष सर की वेडिंग एनिवर्सरी है। छाया ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए कहा, हाँ छोटी बहू तो? अनन्या ने थोड़ा चिढ़ते हुए छाया से कहा, ओफो छाया, आप कितनी भोली है। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी एनिवर्सरी के दिन अक्षत और कियान दोनों को इंडिया से यहाँ बुलवा लूंगी और फिर उस दिन सबके सामने ये बात रिवील करूंगी कि मैं अब ठीक हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? छाया को अब उसकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वो इस बारे में सोचते हुए कहती है, तो इसका मतलब आप हर्ष सर और अक्षत और कियान बाबा को सरप्राइज देने की सोच रही है? अनन्या मुस्कुराकर हाँ में गर्दन मिलाकर कहती है, हाँ, उन तीनों ने इतने सालों से मेरे ठीक होने का इंतज़ार किया है। मेरी वजह से उन तीनों ने ना जाने कितना सफ़र किया है। मैं उन तीनों को ये खुशखबरी एक साथ देना चाहती हूँ। मुझे उन तीनों का रिएक्शन देखना है। छाया थोड़ा परेशान होकर कहती है, तो क्या तब तक आप ऐसे, मेरा मतलब है तब तक आप अपाहिज होने का नाटक करेगी? हाँ, और आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। छाया, आपको ये बात तब तक किसी को नहीं बतानी है। अनन्या ने सख्त आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, जिस पर छाया थोड़ा डर जाती है। उसे हर्ष के गुस्से से बहुत डर लगता था पर अनन्या के लिए वो ये बात भी मान लेती है। फ्लैशबैक एंड्स। हर्ष, अक्षत और कियान ये सब सुनकर हैरान रह गए थे। कियान ने मजाक करते हुए अनन्या से कहा, वाव मॉम, आप तो कमाल की एक्ट्रेस निकली। आप इतने वक्त से डैड के सामने अपाहिज होने की एक्टिंग कर रही थी। आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए था। खूबसूरत तो आप पहले से ही थी। अगर आप वक्त रहते अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने ले आती तो अब तक तो आप एक बहुत बड़ी और फेमस एक्ट्रेस बन जाती। ये कहकर कियान हंसने लगता है। कियान के साथ साथ छाया और अक्षत भी हंसने लगते हैं पर हर्ष मजाक के मूड में नहीं था। वो अनन्या को घूरते हुए कहता है, तो इसलिए तुम मुझसे बार बार जिद कर रही थी कि मैं हमारे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर अक्षत और कियान दोनों को बुलाऊं? अनन्या मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देती है। हर्ष थोड़ा उदास होते हुए अनन्या से कहता है, चाहे कुछ भी हो तुमने ये ठीक नहीं किया। अनन्या, तुम्हें पता भी है तुम्हें उस व्हीलचेयर पर देखकर मुझे कैसा लगता था? मेरा दिल कितना दुखता था। मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा? अनन्या ने धीरे से अपने हाथ हर्ष के सीने पर टिकाकर बड़े ही प्यार से कहा, हर्ष, मैं ये खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। कितने सालों से आपने मेरे ठीक होने का इंतज़ार किया, इसीलिए मैं उस मोमेंट को यादगार बनाना चाहती थी। पर हर्ष पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। हर्ष एकदम से उसके दोनों हाथ झटक पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाने लगता है तो अक्षत ने उसे टोकते हुए कहा, डैड, आप नाराज मत होइए प्लीज। कियान ने भी उसका साथ देते हुए कहा।
हाँ डैड, मॉम हम सबको सरप्राइज देकर खुश करना चाहती थी। आप ऐसे इतने अच्छे मौके पर नाराज मत होइए ना प्लीज। हर्ष के कदम उन दोनों की बातें सुनकर रुक जाते हैं। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अक्षत, कियान, मैं तुम दोनों का बाप हूँ, तुम दोनों मेरे बाप नहीं हो। तुम दोनों को क्या लगता है मैं ओवररिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें पता है जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी ये मॉम चल नहीं पाएगी तो मेरी क्या हालत हो गई थी। पर फिर भी मैंने तुम तीनों के खातिर खुद को संभाला। तुम दोनों को अंदाज़ा भी है पिछले 20 सालों में मैंने इसे ठीक करने के लिए कैसे ज़मीन आसमान एक कर दिया था। दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स से इसका इलाज करवाया और ये इसने क्या किया? ये ठीक होने के बावजूद भी मेरे सामने विकलांग होने का नाटक कर रही थी, सिर्फ ये स्टूपिड सा सरप्राइज देने के लिए। ये कहकर हर्ष अपने कमरे में चला गया, जो देखकर अनन्या की आंखें झुक गई। उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस अपने पति और बेटों को सरप्राइज देकर उन्हें खुश करना चाहती थी। हर्ष के जाने के बाद अक्षत और कियान दोनों अनन्या के पास आते हैं। अक्षत ने अनन्या कहा, मॉम आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, आप तो उनका गुस्सा जानती है ना? अनन्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, नहीं अक्षत, उनका गुस्सा होना जायज़ है, पर तुम फिक्र मत करो, सुबह तक तुम्हारे डैड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ये तुम्हारी मॉम का वादा है। मॉम आर यू श्योर आप उन्हें मना लेगी? कियान हर्ष का गुस्सा देखकर थोड़ा डर गया था। वो अनन्या से थोड़ा कंसर्न होकर पूछता है। अनन्या बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ तुम दोनों जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे डैड का गुस्सा शांत करना अच्छे से जानती हूँ, अब जाओ जाकर आराम करो। ये कहकर अनन्या बेडरूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षत और कियान एक दूसरे को देखने लगते हैं। कमरे में आकर अनन्या की नज़र सीधा जाकर हर्ष की पीठ से जाकर टकराई, जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। इस वक्त हर्ष खुश भी था और अनन्या की इस हरकत ने उसे दुखी भी किया था। अनन्या पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। हर्ष को उसके आने का एहसास पहले से ही था, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद अनन्या ने धीरे से कहा, चलिए अब अगर गाल फूला कर हो गया हो तो अब गुस्सा थूक दीजिए, और अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है तो मुझे एक दो थप्पड़ ही लगा दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, ऐसे चुप चुप मत रहिए ना। हर्ष उसकी ये बात सुनकर पीछे मुड़ा। उसने उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेट कर कहा, मेरी जान, तुम पर हाथ उठाने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे बस बुरा लगा कि तुमने इतने दिनों से मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, और वो भी वो बात जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अनन्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो मुस्कुराकर धीरे से उसके ब्लेजर के बटन खोलकर उसका ब्लेजर उतार देती है। हर्ष उसे काफी गौर से देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। अनन्या इतने में रुकती नहीं, वो हर्ष के शर्ट के बटन भी उतारने लगती है। हर्ष के चेहरे पर इस बार एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अनन्या के कान के पास जाकर काफी सिडक्टिव टोन में कहता है, बीवी, तुम अगर ऐसा करोगी तो मेरा ईमान डोल जाएगा। सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। वैसे भी अब तो तुम ठीक हो चुकी हो, तो अब तो तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अनन्या के गोरे गोरे कान उसकी बात सुनकर लाल हो गए। उसे शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो रुकती नहीं। अब तक उसने हर्ष के शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। वो उसकी शर्ट उसके सीने से अलग करके दूसरी तरफ फेंक देती है। अब वो धीरे से अपने कंधे से अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती है, जिससे उसकी अपर बॉडी और बेहतरीन फिगर हर्ष के सामने आ गया। उसने हर्ष की आंखों में देखते हुए काफी गहरी आवाज में कहा, इतने सालों तक आप बिना कोई शिकायत किए और बिना रुके अपना पति धर्म निभाते रहे, अब मेरी बारी है, आज मुझे भी अपना पत्नी धर्म निभाने दीजिए। अनन्या ने कुछ देर रुककर फिर आगे काफी धीमी आवाज में कहा, टुनाइट आई जस्ट वॉन्ट यू मिस्टर हर्ष जिंदल। उसकी ये बात सुनकर हर्ष एक पल के लिए हैरान हो गया था। उसकी शर्मीली अनन्या कभी ऐसी बोल्ड बातें भी कर सकती है, ये बात मानना उसके लिए मुश्किल था, पर इस वक्त वो भी ज्यादा नहीं सोचता। वो एकदम से अनन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बहुत धीरे से बेड पर लिटा देता है। दोनों दीवानगी और जुनून से एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। हर्ष बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख
देता है। अनन्या भी इस किस में बराबर उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद अनन्या की सांसें उखड़ने लगती है जिस वजह से हर्ष उसे छोड़ देता है, पर वो आज रुकने के मूड में नहीं था। आज ना जाने कितने सालों बाद वो अनन्या को ऐसे खुल के प्यार कर पा रहा था। वो उसकी नेक पर तो कभी उसकी चेस्ट पर बिना रुके चूमे जा रहा था। अनन्या भी अपनी आंखें बंद करके उसके प्यार को महसूस कर रही थी। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब जाते हैं और ये खूबसूरत रात अंधेरे में डूब जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ हर्ष की आंखें खुलती है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा और वो कुछ थका हुआ था, पर वो इस थकान की वजह जानता था। एक एक करके उसे कल की सारी बातें याद आती है। कल उसका सालों का इंतजार खत्म हुआ था, उसकी अनन्या ठीक हो गई थी, जो याद करके उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसने अनन्या की तरफ देखा जो हमेशा की तरह उसके सीने पर सर टिकाए गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। कल रात की एक्सरसाइज से वो इतना थक गई थी कि वो नींद में भी हाफ रही थी। थोड़ी देर तक हर्ष ऐसे ही उसके चेहरे को निहारता रहता है। वो उसकी नींद खुलने का इंतजार कर रहा था। इसके लिए उसे ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। जल्द ही अनन्या की आंखें भी खुल गई। उसे भी अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ। वैसे तो ये उसकी और हर्ष की एक साथ कोई पहली इंटीमेसी नहीं थी, पर फिर भी आज इतने सालों बाद एक दूसरे को ऐसे खुल के प्यार करने की वजह से दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये उनका फर्स्ट टाइम है और उन दोनों ने अपनी जवानी फिर से जी ली है। अनन्या कुछ पलों तक हर्ष की आंखों में देखती है, फिर शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक नई नवेली दुल्हन जैसी लाली थी। हर्ष ये देखकर मुस्कुराता है। वो धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग बीवी। अनन्या हाँ में गर्दन हिलाती है। कुछ पलों तक चुप रहने के बाद वो धीरे से हर्ष से कहती है, हर्ष अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे देंगे? हर्ष ने इस पर बिना सोचे समझे मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता नहीं है बीवी, कल तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ बीवी, तुम जो चाहो बेझिझक मुझसे मांग लो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। अनन्या ने कुछ देर कुछ सोच कर कहा, 20 साल पहले हम इंडिया छोड़कर यहाँ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट मेरे इलाज के लिए हुए थे, पर अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली वापस चले जाए और अपनी बाकी बची जिंदगी वही अपने अक्षत, कियान और बाकी परिवार वालों के साथ जिंदल मेंशन में बिताए। हर्ष उसकी बात सुनकर इस बारे में कुछ देर सोचने लगता है। अनन्या बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। कुछ पलों तक इस बात पर गौर करने के बाद उसने कहा, हाँ बीवी, शायद तुम सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है अपने घर वापस लौटने का। वैसे भी एक इंसान के लिए अपने घर, अपने देश और अपनों से ज्यादा वक्त तक दूर रहना आसान नहीं होता। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अनन्या ये सुनकर एक राहत की सांस ली और फिर से उसके सीने पर सर रखकर कुछ और देर के लिए नींद की आगोश में चली गई। अनन्या ने हर्ष की बात सुनकर एक चैन की सांस ली। उसने सोचा नहीं था कि हर्ष उसकी बात इतनी जल्दी मान लेगा। वो यहाँ सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहकर तंग आ गई थी। वो अब अपने देश वापस जाना चाहती थी। लगभग 2 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर अक्षत, कियान, हर्ष और अनन्या ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्षत और कियान दोनों अपने डैड के चेहरे को अच्छे से नोटिस कर रहे थे। इस वक्त वो गुस्सा जो कल रात हर्ष के चेहरे पर था वो कहीं गायब था। हर्ष का चेहरा इस वक्त शांत था। वो खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी अक्षत और कियान की नजरें अपनी मां अनन्या की नजरों से जाकर टकराती है। अनन्या खाते खाते उन्हें आंखों से ही सब ठीक होने का इशारा करती है, जो देखकर वो दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। दोनों जानते थे कि उनके डैड का गुस्सा कितना खतरनाक है। हर्ष भी ये सब नोटिस कर रहा था। वो इन माँ बेटों की इशारेबाजी देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर वो अपने चेहरे के भाव बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हर्ष ने अक्षत, कियान की ओर देखते हुए कहा, अक्षत, कियान, मेरी बात ध्यान से सुनो। 20 साल पहले हम लोगों का यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर में शिफ्ट होने का इकलौता कारण बस तुम्हारी मॉम का इलाज था, पर अब जब ये ठीक हो गई है तो हमारा यहाँ कोई काम नहीं बचता। तुम्हारी मॉम चाहती है कि अब हम दिल्ली वापस लौटकर अपनी बाकी की जिंदगी वही सबके साथ जिंदल मेंशन में स्पेंड करें, इसीलिए हम आज शाम को ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे।
अक्षत और कियान दोनों ये सुनकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उनके डैड के हैं। अपनी माँ की तरह वो दोनों भी यही चाहते थे कि वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे, पर उन्हें पता था उनके डैड को जिंदल मैंशन में रहना पसंद नहीं था। उनके खुले हुए मुंह देखकर हर्ष थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे मजाक करने की आदत नहीं है, तुम दोनों ने जो सुना है वो सच है। ये कहकर हर्ष वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद कियान आश्चर्य से अनन्या से कहता है, मॉम, क्या हमने जो सुना वो सच था? क्या सच में आप लोग भी हमारे साथ जिंदल मेंशन चल रहे हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए? अनन्या मुस्कुरा कर बस हाँ में सर मिलाती है। वो लोग उसी शाम ऑस्ट्रेलिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने असली घर, अपने असली वतन वापस चले जाते हैं। अगली सुबह दिल्ली जिंदल मैंशन में अनिता मैंशन के लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके पास एक लगभग 60-55 साल की एक औरत खड़ी थी जिससे वो कुछ बात कर रही थी। अनिता उस औरत को देखते हुए अपनी कमजोर बूढ़ी आवाज में कहती है, माला, वैसे अब कैसा है तुम्हारा बेटा? वो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? इस पर वो औरत जिसका नाम माला था वो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, जी बड़ी मालकिन, सोमेश अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। आपने अगर वक्त पर उसके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए होते तो शायद। ये कहते हुए माला का गला भर आता है, जो देखकर अनिता कहती है, कोई बात नहीं माला, तुम बस उसका और अपना ख्याल रखो। और वैसे भी ये इतनी दौलत जो अर्नव छोड़ कर गए हैं, अगर उसमें से थोड़े बहुत से पैसों से किसी मासूम की जान बचती है तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। माला अपनी आंखों से आंसू पोंछकर हल्का सा सरहा में मिलाती है। तभी मैंशन के बाहर 5 से 6 गाड़ियां आके रुक जाती है। अनिता के कानों तक भी उन गाड़ियों की आवाज पहुंच जाती है। वो गेट की तरफ देखते हुए माला से कहती है, अरे माला, ये सुबह सुबह जिंदल मैंशन के बाहर ये गाड़ियों का शोर, कोई आने वाला था क्या? इससे पहले कि माया इस बात का जवाब देती है, अनिता की नज़र गेट पर जाकर जम जाती है जहां से अक्षत और कियान चलकर आ रहे थे। वो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। अक्षत और कियान दोनों अनिता के पास आकर उसके पैर छूते हैं। अनिता उन्हें हैरानी से देखते हुए कहती है, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी फिक्र मत करो और अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताओ, तो तुम दोनों इतनी जल्दी वापस क्यों आए? अभी 2 दिन पहले ही तो गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस आने की क्या ज़रूरत थी? कियान मुस्कुराते हुए कहता है, दादी, अब हमें मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने की क्या ज़रूरत? और हम ही क्यों? आप चाहे तो आप भी मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। अनिता को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। वो अपनी आंखें छोटी करके उन दोनों को नासमझी में देख रही थी। तभी अक्षत अनिता को आंखों से गेट की तरफ इशारा करता है। जैसे ही अनिता गेट की तरफ देखती है, उसकी छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और हैरानी के मारे उसका मुंह हल्का खुल जाता है। गेट से अनन्या और हर्ष चलकर अंदर आ रहे थे। एक पल के लिए अनिता को लगा कहीं उसकी बूढ़ी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है। हर्ष से ज्यादा हैरानी तो उसे अनन्या को देखकर हो रही थी, क्योंकि अनन्या बिना किसी व्हीलचेयर और बिना किसी और सहारे के अपने पैरों पर चलकर आ रही थी। अब तक वो कुर्सी पर बैठी थी, पर एक के बाद एक इतने बड़े बड़े सरप्राइजेज मिलने की वजह से अब वो चौंक कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। इतने में हर्ष और अनन्या भी उन लोगों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों भी अनिता पैर छू लेते हैं। अनिता हैरानी से अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, अनन्या बेटा, बेटा तुम ठीक हो गई? अनन्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ माँ, मैं ठीक हो गई। आप लोगों के साथ और प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने पे मजबूर कर ही दिया। ये कहकर अनन्या अनिता के गले लग जाती है। अनिता की आंखें ये सुनकर खुशी से छलक पड़ती है। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो अब उसके सीने से सारे बोझ उतर गए हैं और अब अगर वो चाहे तो चैन से मर भी सकती है। वो अनन्या से अलग होकर कहती है, तुम जानती नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर अनन्या के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो आगे कहती है, वैसे यही नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए एक और खुशखबरी है माँ। अनिता अनन्या को सवालिया नजरों से देखने लगती है। अनन्या एक नज़र अपने साथ खड़े हर्ष को देखते हुए कहती है,
और वो खुशखबरी ये है कि मैं और हर्ष अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब हम हमारी बाकी बची जिंदगी यही आप सबके साथ यहाँ जिंदल मैंशन में बिताएंगे। अनिता के चेहरे पर यह सुनकर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसका दिल भर आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बनने के लिए जहाँ कल तक कोई नहीं था, वही आज उसके पास उसका बेटा, बहू और पोते सब आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुम दोनों ने, इस घर को तुम दोनों की बहुत ज़रूरत है। इतना कहने के बाद अनिता का ध्यान अब हर्ष की ओर चला जाता है, जो खाली आंखों से पूरे मैंशन में यहाँ वहाँ देख रहा था। अनिता अपना कांपता हाथ उसके कंधे पर रखकर कहती है, हर्ष बेटा कैसे हो तुम, सब ठीक है ना? हर्ष का ध्यान भी अब अपनी माँ की तरफ चला जाता है। वो एक गहरी सांस भरकर हाँ में सर मिला देता है। हाँ मैं ठीक हूँ। हर्ष की आवाज़ ये कहते हुए ऐसी हो चुकी थी मानो कोई उसके सर पर बंदूक रखकर ज़बरदस्ती उससे ये बुलवा रहा हो। हर्ष आगे बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अनन्या ये देखकर मन ही मन अपना माथा पीट लेती है। हर्ष का बिहेवियर अनिता के प्रति अब भी वैसा ही था जैसा पहले था। वो जल्दी से हर्ष की इस हरकत को कवर अप करते हुए अनिता से एक नकली मुस्कान के साथ कहती है, माँ वो थोड़ा थक गए हैं सफ़र से, कोई बात नहीं मैं इन्हें समझा दूंगी। ये कहकर वो भी हर्ष के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो देखती है हर्ष खिड़की के पास खड़ा बाहर का नज़ारा देख रहा है। वो अपने मन में कहती है, लगता है इतने सालों बाद जिंदल मैंशन वापस आने की वजह से हर्ष को पुरानी कड़वी यादों ने घेर लिया है। मुझे हर्ष को समझाने के लिए पहले उनका मूड ठीक करना होगा। ये सोचते हुए अनन्या हर्ष को पीछे से हग कर लेती है। हर्ष पीछे पलट कर भी नहीं देखता। वो इस स्पर्श को अच्छे से जानता था। वो लगातार खिड़की के बाहर देखता रहता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनन्या ने कहा, हर्ष मुझे ना पुणे जाना है। हर्ष अचानक ही मुस्कुरा देता है। वो बस इतना कहता है, ठीक है हम कल चलेंगे। अगले दिन हर्ष सुबह सुबह ही अनन्या को लेकर अपने प्राइवेट जेट से पुणे के लिए निकल जाता है। उसने जाने से पहले किसी से कुछ कहा भी नहीं, बस अक्षत को एक मैसेज करके अपने पुणे जाने के बारे में बता दिया था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग पुणे पहुंच जाते हैं। हर्ष अनन्या को लेकर अपने उस पुराने घर यानी कि सनशाइन अपार्टमेंट के अपने उस पुराने फ्लैट में ले आता है। जैसे ही अनन्या फ्लैट के अंदर आती है, अपने सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो फ्लैट आज इतने सालों बाद भी वैसा का वैसा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। पूरे फ्लैट का इंटीरियर, फर्नीचर सब कुछ वैसा का वैसा था। एक एक चीज़ वैसी की वैसी अपनी जगह पर रखी हुई थी। अनन्या को याद था उसने कितने दिल से अपने सपनों के इस आशियाने को अपने पति, बेटों और अपने लिए सजाया था। उसकी आंखें छलक जाती है। इस फ्लैट से जुड़ी एक एक याद उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। पहली बार हर्ष से शादी करके इस फ्लैट में आना, उन दोनों का एक होना, फिर अक्षत, कियान के जन्म, उन दोनों का बचपन, ये सारी यादें अनन्या की आंखों के सामने किसी रील की तरह घूम रही थी। हर्ष मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी मुलायम नेक पर चूमते हुए कहता है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम एक ना एक बार तो मुझसे पुणे आने की जिद करने ही वाली हो, इसीलिए मैंने पहले से ही ये सारे इंतजाम कर रखे थे। ये फ्लैट और ये अपार्टमेंट तुम्हारे दिल के बहुत करीब है ना, इसीलिए मैं अपने कुछ लोगों को यहाँ हर महीने आकर साफ सफाई करने के लिए कहता था। मैंने ये पूरा अपार्टमेंट बहुत पहले ही खरीद लिया था, पर इस फ्लैट में मैंने कभी किसी को रहने नहीं दिया, यहाँ तक कि यहाँ आज अभी बस कुछ ही लोग सकते हैं। इस फ्लैट पर सिर्फ तुम्हारा हक है मेरी जान। अनन्या ये सुनकर ब्लश करते हुए अपनी आंखें से आंसू पोंछ लेती है। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। ये दिन हर्ष और अनन्या ने पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए बिल्कुल अपनी शादी के पहले पहले दिनों की तरह बिताया। अनन्या खुद अपने हाथों से हर्ष और अपने लिए अपने हाथों से दोनों वक्त का खाना बनाती है और फ्लैट के बाकी छोटे मोटे काम भी खुद अपने हाथों से करती है। ये खूबसूरत दिन कब खत्म हो जाता है और कब रात हो जाती है, दोनों को पता नहीं चलता। रात के वक्त दोनों बेड पर लेटे हुए थे। हर्ष ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था और अनन्या उसको कस के हग करके उसके साथ ही लेटी हुई थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनन्या एक गहरी सांस भरकर कहती है, हर्ष ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? हर्ष एक नज़र अनन्या को देखकर फिर खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में जगमगा रहे पुणे शहर को देखते हुए कहता है,
तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं आपके और माँ के बीच के इस तनाव की बात कर रही हूँ, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? अनन्या स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखती है। पर हर्ष तब भी चुप था, वो कोई जवाब नहीं देता। अनन्या ये देखकर आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हर्ष देखिए ना, कितने साल हो गए उस बात को, अब क्यों किसी के लिए अपने दिल में खटास रखनी है? मैंने देखा आपके रूडली बात करने की वजह से माँ को कल कितना बुरा लगा था। हर्ष इस पर भी चुप रहता है और बस उसकी आंखों में देखता रहता है, जो देखकर अनन्या आगे कहती है, हर्ष देखिए मुझे, अब तो मैं भी ठीक हो चुकी हूँ, आपको और आपके बेटों को पूरा का पूरा जिंदल ग्रुप्स का बिजनेस एम्पायर भी मिल चुका है, आखिर अब किस बात की नाराजगी? देखिए ना माँ कितनी अकेली है, उनके पास तो अब पापा जी भी नहीं है उनका ख्याल रहने के लिए। इतना कुछ सुनने के बाद हर्ष अब भी चुप ही था, जो देखकर अनन्या आगे कहती है, आपको याद है हर्ष, सालों पहले जब हम इस फ्लैट में रहते थे तब कहीं कहीं बार तो हमारे पास इस फ्लैट का किराया भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, पर आज देखिए आज हमारे पास इतनी दौलत है कि हमारी साथ क्या 70 पुश्ते भी बैठकर खा सकती है, वो भी बिना कोई काम किए, और ये सिर्फ माँ की वजह से हो पाया है, अगर वो नहीं होती तो हम आज भी यही होते। हर्ष इस बार ये सुनकर उससे अपनी नजरें हटाकर फिर से खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, हाँ तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, कायदे से ये सब मेरा और मेरे होने वाले बच्चों का ही होने वाला था, मुझसे वो सब छिन गया था सिर्फ उनकी वजह से। और तुम मुझे एक बात बताओ अनन्या, तुम भी तो 2 जवान बेटों की माँ हो, अगर कल जाकर कोई लड़की तुम्हारे पास आकर तुमसे कहती है कि अक्षत या कियान में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो क्या तुम उसकी बात मानकर अपने बेटे को जेल भिजवा दोगी? इस पर अनन्या बड़ी शांति से मुस्कुरा कर जवाब देती है, नहीं कभी नहीं, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है मेरे अक्षत और कियान कभी किसी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकते। हर्ष हल्की तेज आवाज में कहता है, हाँ तो फिर उन्हें क्या हो गया था? क्या उन्हें अपने बेटे पर और अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं था? क्या मैं इस तरह का आदमी हूँ? आखिर मैं क्यों अपना भाभी की इज्जत पर हाथ डालता? क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये एक साजिश भी हो सकती है? अनन्या मुस्कुराकर उसके सीने को सहलाते हुए कहती है, उनसे गलती हो गई थी हर्ष, और गलती तो इंसान से ही होती है ना, और मुझे उनकी आंखों में उस गलती का पछतावा आज भी दिखता है। आपको पता है पापा मुझे अक्सर कहा करते थे कि पछतावे से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती, चलिए प्लीज़ अब गुस्सा थूक दीजिए। हर्ष इस पर चुप रहता है तो अनन्या उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, हर्ष अगर मेरे होते हुए आपके और आपकी माँ के बीच इतनी दुरिया होगी तो मैं कभी एक अच्छी बहू नहीं कहलाऊंगी। अब आप बताइए, क्या आप मेरे लिए उन्हें एक बार माफ़ नहीं कर सकते? क्या हम सब मिलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते आप? हर्ष ये सुनने के बाद उसे देखने लगता है। कुछ देर चुप रहने के बाद हर्ष धीमी आवाज में कहता है, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो आज टालूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अनन्या का चेहरा ये सुनकर खुशी से खिल जाता है, वो उसे जोरों से हग कर लेती है। अगले दिन वो दोनों जैसे पुणे आए थे वैसे ही दिल्ली वापस आ जाते हैं। एक और दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, पर हर्ष ने अब तक अनन्या से किया वादा पूरा नहीं किया था। वो पूरा दिन जिंदल ग्रुप्स के ऑफिस में काम करते करते बिता देता है। रात का वक्त अनन्या जिंदल मैंशन के अपने और हर्ष के बेडरूम में मौजूद थी। वो लगातार यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये हर्ष आए क्यों नहीं अब तक? इन्होंने मुझसे किया वादा भी अब तक पूरा भी नहीं किया। ये सब कहते हुए वो कमरे से बाहर आ जाती है। लॉबी में आते ही उसकी नज़र अनिता पर पड़ती है, जो नीचे लिविंग रूम के डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठी थी, जो देखकर उसका दिल कचोट जाता है। कियान ने उसे बताया था कि अनिता कभी भी उसके और अक्षत के बिना खाना नहीं खाती थी। कुछ सोचकर अनन्या रूम में जाकर अपना फ़ोन उठाकर हर्ष को कॉल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष जिंदल ग्रुप्स के अपने सीईओ केबिन में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहा था। उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन निकाल कर देखता है तो ये उसकी क्यूट लिटिल वाइफ अनन्या का फ़ोन था। वो अगले ही पल फ़ोन पिक कर लेता है। बोलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, मुझे मिस कर रही थी क्या? अनन्या थोड़ा गुस्से से कहती है, आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं किया?
हर्ष ये बात सुनकर चुप हो जाता है तो अनन्या कहती है, अभी के अभी घर आइए और अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए आज। और हाँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, आज मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। ये कहकर अनन्या बिना आगे कुछ कहे या बिना उसकी बात सुने फोन कट कर देती है। हर्ष कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद अपनी जगह से उठकर केबिन से निकल जाता है। कुछ ही वक्त में उसकी लग्जरी कार जिंदल मैंशन के सामने आकर रुक जाती है। हर्ष गाड़ी से बाहर आता है और मैंशन के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। अंदर आते ही उसकी नजरें अपनी मां की नजरों से जाकर टकराती है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। हर्ष उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसके सामने रखी प्लेट को देखते हुए कहता है, ये क्या आप अब तक जाग रही है? और आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? अनिता उसे अपनी फिक्र करता देख हैरानी से उसे देखने लगती है। उसने कहा, वो हर्ष, अक्षत, कियान, वो कब आएंगे? मुझे उनके साथ ही खाना खाने की आदत है। हर्ष ने कहा, नहीं, उन्हें आने में देर होगी, वो कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में है, आप खा लीजिए। अनिता का चेहरा ये सुनकर लटक जाता है। उसका मन अब खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो वहां से उठने ही वाली होती है कि हर्ष उसके पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसने कहा, आप क्या सिर्फ अपने पोतों के साथ खाना खाती है? बेटे के साथ खाने में कुछ प्रॉब्लम है? एक पल के लिए तो अनिता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत अच्छा सा सपना देख रही हो। आज हर्ष की टोन भी कुछ अलग थी। उसकी आवाज़ में कल के मुकाबले आज एक सॉफ्टनेस थी। हर्ष खुद अपने हाथों से अपने लिए और उसके लिए खाना लगा देता है। अनिता कुछ सोचकर खाने का पहला निवाला उठाने ही वाली होती है कि हर्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अनिता सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। हर्ष अपने एक हाथ में मौजूद निवाला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मॉम, अगर आप मेरे हाथों से थोड़ा खा लेगी तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कहीं आपको आपके बेटे के हाथ से खाने से डॉक्टर ने मना किया है? ये कहकर हर्ष बड़े प्यार से वो रोटी का एक टुकड़ा अनिता को खिला देता है। अनिता को तो विश्वास ही नहीं होता उसके कानों ने अभी अभी क्या सुना है। आज ना जाने कितने दशकों के बाद हर्ष ने उसे मॉम कहकर पुकारा था, जो सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। अगले ही पल वो हर्ष के गले लग जाती है। हर्ष भी उसे बड़े प्यार से हग कर लेता है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें छिप छिप कर देख रहा है। अनन्या ऊपर दूसरे फ्लोर से ये सब देख रही थी। इस वक्त खुशी से उसकी आंखें भी भर आई थी। आखिरकार उसकी ये आखिरी इच्छा भी आज पूरी हो गई थी। इस वक्त उसने सोचा कि इन दोनों माँ बेटे को आज एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और अपने गिले शिकवे दूर करना चाहिए। जो सोचकर वो रूम में चली जाती है। थोड़ी देर तक गले लगाने के बाद हर्ष धीरे से अनिता को अपने आप से अलग कर देता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, चलिए, अब ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपका बेटा वापस आ गया है। अनिता इमोशनल होते भरे गले के साथ हर्ष से कहती है, बेटा, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हारे आने का कितना इंतजार किया था। इतना कहकर वो फफक कर रो पड़ती है। हर्ष जल्दी से उसकी आंखों से आंसू साफ करके कहता है, बस बस, अब ये गंगा जमुना बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज के बाद इन आंखों में कभी आंसू नजर नहीं आने चाहिए। ये हर्ष जिंदल का ऑर्डर है। अनिता ये सुनकर रोते रोते ही मुस्कुरा देती है। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटे खाना खाने लगते हैं। कभी हर्ष उसे अपने हाथों से खिलाता, कभी वो भी बड़े प्यार से अपने बेटे को खिलाती। खाना हो जाने के बाद हर्ष उसे सहारा देकर उसके कमरे तक ले जाता है। वो उसे सहारे से बेड पर लिटा देता है और उसके पास चेयर लेकर बैठकर उसका सर सहलाने लगता है। वो उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। अनिता हर्ष का चेहरा देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, हर्ष, मुझे नहीं पता मैं और कितने वक्त तक जी पाऊंगी और मेरे अंदर और कितनी सांसें बाकी है, पर तुम मुझसे वादा करो, जब तक भी जिंदा हूँ तुम फिर कभी मुझसे वैसे पहले की तरह नाराज नहीं होगे। हर्ष मुस्कुराते हुए कहता है, अरे, ये क्या बात हुई? ये सब कैसी बातें कर रही है आप? अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आपको बहुत साल और जीना है। अक्षत और कियान की शादियां करवानी है, फिर उनके बच्चों को खिलवाना भी तो है। अनिता ये सुनकर बस मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। उसके सोने के बाद हर्ष उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उसके माथे को चूम कर वहां से निकल जाता है।
हर्ष अपने कमरे में आकर देखता है तो अनन्या पहले ही सो चुकी है, जो देखकर वो हल्का मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से चेंज करके बाहर आता है। वो एक नज़र बेड पर सुकून से सो रही अनन्या को देखकर फिर बाहर चांद को देखते हुए अपने मन में अनन्या के पापा शिशिर को याद करते हुए कहता है, देखिए पापा, आपने जो अमानत मुझे 25 साल पहले उस रात दी थी वो आज तक मेरे पास सही सलामत है और आगे भी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझसे खुश होगे। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा इस एंजल को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। फिर हर्ष अपने मन में अपने डैड अर्नव जिंदल को याद करते हुए कहता है, और डैड आप भी फिक्र मत कीजिए, आपकी वो अमानत भी मेरे पास बिल्कुल सही सलामत है और रहेगी। ये सब कहने के बाद हर्ष अनन्या के पास आकर लेट जाता है। इस वक्त उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, पर वो आज बेहद खुश था। आज उसके पास वो सब कुछ था जो उससे सालों पहले छिन गया था। हर्ष का शुमार एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में टॉप 3 में होता था। उसकी अनन्या ठीक हो चुकी थी, उसके बेटे भी उसी की तरह कामयाबी की राह पर चलने लगे थे। उसने अपनी माँ से भी अपने रिश्ते सुधार लिए थे। उसे अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था, वो बस अब अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से अपनी इस फैमिली के साथ बिताना चाहता था। हर्ष नींद में डूबी अनन्या को धीरे से अपनी बाहों में भरकर उसे देखते हुए मन में कहता है, माय एंजल, मैं किस मुंह से उस ऊपर वाले का शुक्रिया करूं जिसने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम मेरी जिंदगी में सच में एक एंजल की तरह आई और मुझे उस काली अंधेरी दुनिया से बाहर ले आई जिसमें मैं उस वक्त फंसा हुआ था और जिससे निकलने की मैं सोच भी नहीं पा रहा था। ये हर्ष जिंदल तुम्हारे बिना अधूरा है, अधूरा था और अधूरा रहेगा। आई लव यू माई लव, आई लव यू सो सो मच। थोड़ी ही देर में हर्ष भी अनन्या का चेहरा देखते देखते उसी की तरह गहरी नींद की आगोश में चला जाता है। आज हर्ष और अनन्या दोनों अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सुकून वाली नींद सो रहे थे, क्योंकि आज सही मायनों में उनकी दुनिया पूरी हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आते हैं हमारे द इमर्टल के एंड पर। हर्ष और अनन्या का ये प्यार का अध्याय यही आकर समाप्त हो जाता है। हर्ष और अनन्या के इस मुश्किल सफ़र में आखिर तक इन दोनों का साथ देने के लिए और इनकी इस कहानी को सराहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानियाँ शुरू और ख़त्म हो जाती है पर किरदार हमेशा दिलों में ज़िंदा रहता है। उम्मीद है कि हर्ष और अनन्या आपके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दिल